Friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd. First of all, I welcome you all to another video on ECG interpretation. आज के वीडियो में हम जानेंगे एट्रियल एनलार्जमेंट और हाइपरट्रोफी के बारे में और उसकी बेसिक ECG इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं हाइपरट्रोफी के बारे में कि बेसिकली हाइपरट्रोफी होती क्या है। जनरली वी नो दैट एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। जैसे कि हमें पता है कि सेल का नॉर्मल साइज जो है उससे अगर सेल जो है वो साइज में बड़ी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपरट्रोफी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सेल है, इसका साइज इतना है, ठीक है। अगर इसका साइज बड़ा हो जाता है, if it increase in size then it is generally called as hypertrophy। अब कार्डियक के कंटेक्स्ट में क्या बोलेंगे इसको? इन कार्डियक हाइपरट्रोफी there is an increase in the size of cardiac myocytes। तो कार्डियक मायोसाइट्स जो हैं वो they are the functional units of cardiac muscles। तो कार्डियक मसल्स का साइज जो है वो एक्चुअली बड़ा हो जाता है, ठीक है। which ultimately results in an increase in the size of one or more of the chambers of heart which are namely known as right atrial enlargement, left atrial enlargement, right ventricular hypertrophy, left ventricular hypertrophy। देखिए, अब कार्डियक हाइपरट्रोफी को क्या कोज करता है, उसके स्टिमुलाई क्या रहेंगे? हाइपरटेंशन रहेगी। जैसे कि हमें पता है कि हाइपरटेंशन होगी ज़्यादा तो आफ्टर लोड ज़्यादा होगा। उस आफ्टर लोड को ओवरकम करने के लिए जो चैम्बर्स हैं वो ज़ोर से फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर आएगा और वो अल्टीमेटली उस प्रेशर को अब्जॉर्व करने के लिए अपने साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। सिंपल, ठीक है। अगर वाल्वुलर स्टेनोसिस होगी, मतलब वॉल्व का जो ल्यूमन है वो ही छोटा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगी ब्लड को पहुंचाने के लिए, क्योंकि कार्डियक आउटपुट मेंटेन करनी होती है हार्ट को। तो भी क्या हो जाएगा, फिर वो हाइपरट्रोफी में चले जाते हैं चैम्बर्स। फिर क्या है कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कार्डियक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो माल फॉर्म्ड होती हैं। और फिर क्या होता है उसका ड्रॉबैक, उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो जो है ब्लड का वो नहीं बन पाता है, और फिर वही बात आ जाती है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डीरेंज हो जाएगी। और उसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा कि साइज जो है चैम्बर्स का वो बढ़ जाता है। ये जनरल कॉजेज हैं हाइपरट्रोफी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट्रियल हाइपरट्रोफी की, या फिर उसको एट्रियल एनलार्जमेंट भी बोल सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ एट्रिया क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले तो इनिशिएशन होती है इम्पल्स की एसए नोड से। एसए नोड जो है वो टाइम पे क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है, जिसको हम बोल देते हैं कि ऑटोमेटिसिटी और ऑटोरिदमिसिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप जो है, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेना। कार्डियक पेस मेकर पोटेंशियल है उसका नाम, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स हो जाएगी। अब हो गया नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होगी। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन हो जाएगी एट्रिया की, जिसको हम कहाँ देखेंगे, ईसीजी ग्राफ पेपर में हम देखते हैं। और वो एबनॉर्मल कंडक्शन होती है, जैसे ईसीजी जो है वो भी एबनॉर्मल ही दिखाई देगा। देखिए ईसीजी फाइंडिंग जो देखिए, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में ईसीजी फाइंडिंग क्या रहेगी। तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि पी वेव की ड्यूरेशन जो होती है नॉर्मली क्या होती है, 2 to 2.5 स्क्वायर्स, एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो 2.5 स्क्वायर्स हो गए 0.10 सेकेंड। तो इसकी ये नॉर्मल ड्यूरेशन हो गई। अब देखिए पी वेव ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है उसका, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड होता है 1 to 2.5 mm। मतलब अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो 1 से लेके 2.5 जो स्क्वायर्स होते हैं उसकी हाइट बोल दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इस डायग्राम में ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये 2 है और ये 2.5 हो गए। तो ये इसकी नॉर्मल क्या हो गई, ड्यूरेशन, ठीक है। तो ड्यूरेशन हो गई 2.5 स्क्वायर्स विच इज रफली कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.10 सेकेंड। हाइट में देखिए तो 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो 2 mm इसकी हाइट भी हो गई, विच इज नॉर्मल। अब हम ईसीजी में देखते हैं। अब इस ईसीजी में आप पी वेव को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पी वेव देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास पी वेव, ठीक। अब पी वेव की ये ड्यूरेशन जो है ये आप देख सकते हैं 2.5 स्क्वायर्स हैं कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो ये देखिए ये इतना सा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये लग रहा है कि 2.5 mm स्क्वायर्स हैं और हाइट में ये एक ही है, ठीक है।
1 स्क्वायर की हाइट है, 1 या फिर 1.5 की है। तो ये हमारे पास हमें नॉर्मल पी वेव जो है वो यहाँ पे दिख रही है। कहते हैं राइट एट्रियल एनलार्जमेंट और राइट हाइपरट्रॉफी के बारे में। इसका दूसरा नाम है पी पल्मोनेल, ठीक है, इसको पी पल्मोनेल भी बोलते हैं। इसके कॉजेज वही हैं, देखिए हाइपरटेंशन रहती है। और राइट साइड में देखिए कि क्या है, ये है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ से ब्लड आता है हाई प्रेशर के साथ, तो उस प्रेशर को एब्जॉर्व करने के लिए राइट साइड में राइट एट्रियम जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है। सीओपीडी में क्या होता है कि सीओपीडी में ये देखिए, ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो है वो राइट साइड से जाता है, लेकिन सीओपीडी में कफ की वजह से क्या होता है, बैक प्रेशर डेवलप होता है, वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट एट्रियम में जाता है और राइट एट्रियम साइज में बड़ा हो जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी ऐसा ही होता है कि प्रेशर जो है वो ज्यादा, उसको ओवरकम करने के लिए राइट साइड हार्ट जो है वो ज्यादा जोर लगाता है, ठीक है, और वो बैक प्रेशर डेवलप होकर क्या होता है, अल्टीमेटली एनलार्जमेंट हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, फिर उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए यहाँ से हाई प्रेशर में ब्लड जाता है, लेकिन वो जा नहीं पाता और फिर क्या होता है, वापिस बैकलॉग लगता है और फिर अल्टीमेटली राइट एट्रियम जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है। एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट और हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेज में मेनली फैलोट्स टेट्रोलॉजी आती है। उसमें भी क्या होता है कि ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली जाता नहीं है और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए ये जो है राइट एट्रियम वो साइज में बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा फोर्स से ब्लड जाए और कार्डियक आउटपुट जो है वो मेंटेन हो जाए। अब वाल्वुलर डिफेक्ट्स में देखिए, राइट साइड में कौन सा वाल्व हमको दिखाई दे रहा है, एक पल्मोनरी वॉल्व हमें दिखाई देता है और दूसरा हमें देता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व में क्या होगा, अगर मान लो कि उसकी रिगर्जिटेशन है ब्लड की, टीआर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, मतलब वो वॉल्व जो है वो ब्लड को नहीं रोक पा रहा है, तो ब्लड जहाँ फोर्सिबली पीछे जाएगा तो प्रेशर से जाएगा, तो राइट एट्रियम जो है क्या होगा कि उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है और वो साइज में बड़ा हो जाता है। अगर मान लो ये देखिए, अगर पल्मोनरी वॉल्व में स्टीनोज्ड हो जाए, उसका साइज छोटा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी। ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए और जो जोर से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा राइट वेंट्रिकल, और फिर क्या होगा, बैकलॉग प्रेशर आएगा, ठीक है, और वो अल्टीमेटली राइट एट्रियम तक जाएगा और वो साइज में बड़ा हो जाएगा। है राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जब राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होती है तो ईसीजी में वो कैसे दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पे जो उसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो हाइट में बढ़ जाती है। इट इज मोर देन द 2.5 mm ऑफ हाइट, ठीक। और B1 में हमें जैसे कि पता है कि बाईफेजिक होती है पी वेव की ये वाली साइड जो है वो हमें दिखाती है राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में, और ये वाली साइड जो है ये दिखाती है हमें लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में। तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन इम्प्रॉपर है और वो टोल एंड पीक्ड हो गई है। देखिए इसको जूम करके हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए सेकंड लीड में हमें कैसे दिखाई देगी। अब देखिए ये 3 स्क्वायर्स जो हैं वो वहां तक पहुंच रही है, सो इट इज डेफिनेटली मोर देन द 2.5 mm ऑफ हाइट, ठीक है, तो ये टोल एंड पीक्ड हो गई है। और B1 में देखिए यहाँ पे ये बाईफेजिक है और यहाँ पे राइट साइड डीपोलराइजेशन को देखिए तो ये भी टोल एंड पीक्ड है। इट इज वेरी सिंपल। देखिए अब इसका ईसीजी हम देखते हैं, तो ये लीड सेकंड में आप देख सकते हैं कि पी वेव इज ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 3 स्क्वायर्स, मतलब 3 mm हाइट की है, विच इज मोर देन द 2.5 mm ऑफ हाइट। सो ये बता रहा है राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को। और B1 में देखिए तो यहाँ पे बाईफेजिक है, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमें पता है कि राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है, तो यहाँ पे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइट एट्रियल एनलार्जमेंट एंड राइट एट्रियल एनलार्जमेंट ईसीजी इंटरप्रिटेशन। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को कवर करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ गुड टाइम।